सभी को नमस्कार। कृष्णा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग फिजिक्स के जो हमारे पिछले पेपर हुए थे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, उसके अंदर फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चंस में से कुछ एक क्वेश्चंस का कलेक्शन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिससे हमें एक एग्जाम पैटर्न का पता चलेगा और हमें ये पता चलेगा कि हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर के अंदर। बहुत कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और उन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से किस सामग्री में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। यह कह रहा है आपके सामने चार प्रकार की जो सामग्री है या फिर कह सकते हैं हम इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, चार ऑप्शंस दिए गए हैं। इन चारों में यह कह रहा है कौन सी ऐसी सामग्री है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब है सर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं। कोई भी अगर हम बात करें किसी भी एटम की, किसी भी परमाणु की, तो किसी एटम के अंदर जो उसका न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, उसके अंदर होते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। यह हुआ इसका नाभिक। और नाभिक के बाद इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं, अपने अपने ऑर्बिट के अंदर चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है भाई। अब ये क्या होता है, पहले ऑर्बिट के अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो अपनी बढ़ती जाती है जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता जाता है। अब क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाला जो ऑर्बिट होता है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है पहले को छोड़कर बाकी जितने भी ऑर्बिट है, जितने भी इनकी कक्ष है, सभी के अंदर इन इलेक्ट्रॉन का आपस में बॉन्ड जो होता है न्यूट्रॉन इसके नाभिक के साथ, वो होता है 8 इलेक्ट्रॉन का। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये आपस में एक क्लोजली बॉन्ड होंगे, एक दूसरे के साथ आपस में जुड़े हुए होंगे, तब इनको ऐसे इलेक्ट्रॉन को तोड़ना मुश्किल होगा। लेकिन अगर इनकी संख्या 8 से कम हो जाती है, अगर इनकी संख्या 7 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से कुछ हो जाती है, या फिर 8 से ज्यादा हो जाती है 9 इलेक्ट्रॉन। 9 इलेक्ट्रॉन हो गया तो 8 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाएगा। और जब अपनी विद्युत चलती है, जब बिजली किसी भी धातु में से चलती है, तो उसके अंदर क्या होते हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, यही मूव करते हैं। ठीक है। ये जो आपस में बॉन्ड है, आपस में जो बंधे हुए इलेक्ट्रॉन है, ये मूव नहीं करते। जो फ्री वाले इलेक्ट्रॉन है, ये वाले इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो अब ये कह रहा है निम्नलिखित में से बताओ जिसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब उसमें से विद्युत धारा नहीं चलेगी। और विद्युत धारा किसमें से नहीं चलती, उसमें से विद्युत धारा नहीं चलेगी। और जिसमें से विद्युत धारा नहीं चलती उसे हम बोलते हैं विद्युत का कुचालक, या फिर यहां पर हमारा ऑप्शन होगा अचालक, कि जिसमें से विद्युत धारा नहीं चल सकती उसको हम क्या बोलते हैं, अचालक बोल सकते हैं। क्यों नहीं चल सकती, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए इसके अंदर से विद्युत धारा जो है वो नहीं प्रवाह हो सकती। ठीक है जी। अब अचालक की जगह कुचालक भी लिखा मिल सकता है, कुचालक। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक भौतिक राशि जिसे उसके परिमाण, लंबाई, वजन आदि जो भी उसके परिमाण होते हैं और दिशा दोनों के द्वारा दर्शाया जाता है, उस राशि को क्या कहते हैं। यह कह रहा है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है हमारे सामने, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी भौतिक राशि है, और उस राशि के क्या है, उसके परिमाण तो है, उसकी लंबाई है, उसकी वजन है उसके अंदर, लेकिन उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी है, उसकी दिशा भी है। ऐसी राशि को हम लोग क्या कहेंगे, तो जिस राशि की दिशा भी हो उसको हम बोलते हैं सदिश राशि। क्या बोलते हैं भाई, सदिश राशि। इंग्लिश में इसे कहते हैं भाई वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पर ऑप्शन होगा ए, सदिश राशि। अब ये सर वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इसके कोई एग्जांपल, कोई उदाहरण। बिल्कुल सर, इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा दूरी और विस्थापन के बीच में, दूरी और विस्थापन। अगर इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये समझ में आ गया तो हमें सदिश और अदिश के बारे में भी समझ आ जाएगा। क्या डिफरेंस है, देखिए दूरी क्या होती है। मान लीजिए ये कोई आपकी वस्तु पॉइंट ए पर थी,
ये आपका कोई पॉइंट बी है और आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना है। आप चाहे इस रास्ते से गए या पहले पॉइंट सी पर गए और पहले फिर पॉइंट बी पर गए, या आप कोई पॉइंट यहां पर लिखा था डी, पहले यहां गए, फिर यहां पर कोई पॉइंट था हमारा ई, ठीक है, फिर यहां पर कोई हमारा पॉइंट था ई, आप मान लो इस ई पॉइंट पर गए, फिर आप आए बी पॉइंट पर, ठीक है। तो आपकी दूरी क्या होगी? दूरी वो होगी जितना रास्ता आपने चल करके तय किया। मान लीजिए अगर सी पर गए थे तो 5 मीटर आप यहां चले और 7 मीटर आप यहां चले, तो आपकी दूरी हो जाएगी 12। अगर इस रास्ते से गए, मान लो ये रास्ता है 10 मीटर, तो आपकी दूरी हो जाएगी 10 मीटर। पहले आप डी पर गए, फिर ई पर गए, फिर बी पर गए, मान लीजिए ये चले 7, ये चले 3, ये चले आप 9, तो क्या हो जाएगी 10 और 9 19, तो आपकी दूरी हो जाएगी 19। यानी दूरी वो होती है जिस रास्ते से आप जा रहे हो, इसके अंदर डायरेक्शन का कोई मैटर नहीं, किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हो। लेकिन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन की, तो विस्थापन क्या है? विस्थापन होगा इन दोनों के बीच की कम से कम दूरी, इन दोनों के बीच की कम से कम दूरी, और वो कौन सी है? वो है 10 मीटर। वो आपकी कौन सी है भाई? वो है आपकी 10 मीटर। ये वाली जो दूरी है यही आपका विस्थापन कहलाएगी, चाहे आप कहीं से भी जा रहे हो। यानी अगर इधर से आप इधर गए तो ये जो डायरेक्शन है ना, इस दिशा में आप जितना चले वही आपका विस्थापन है। और इसीलिए अगर इसकी दिशा है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं सदिश राशि। जिसकी दिशा हो मतलब दिशा के साथ सदिश राशि, अगर दिशा ना हो तो उसको हम बोलेंगे अदिश राशि। क्या बोलेंगे? अदिश राशि। अब यहां पर जो दूरी है, दूरी की कोई दिशा नहीं है सर, पहले इधर जा रही थी तो भी दूरी इतनी अलग हो रही थी, यहां जा रही थी तो दूरी अलग हो गई, यहां जा रही थी तो दूरी अलग हो गई। यानी दूरी की कोई दिशा नहीं है, तो दूरी कैसी राशि हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी। विस्थापन की अपनी दिशा है, अपनी डायरेक्शन है, तो ये कैसी राशि हो जाएगा भाई? सदिश राशि हो जाएगा। तो ऐसी राशि जिसकी अपनी दिशा हो उसे बोलते हैं सदिश राशि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भौतिक राशि का एसआई मात्रक जो है वो ओम होता है। ठीक है, ये 4 भौतिक राशियां हमारे सामने दी गई है, 4 फिजिकल क्वांटिटी दी गई है। ये पूछ रहा है इसमें से ऐसी कौन सी राशि है जिसका एसआई मात्रक ओम है? तो वो किसका होता है? वो होता है प्रतिरोध का। किसका? प्रतिरोध। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है भाई? प्रतिरोध का, इसको आर से लिखते हैं बच्चे, आर से लिखते हैं, और इसका एसआई मात्रक होता है ओम, और ओम का सिंबल होता है भाई ये वाला। ठीक है, ये होता है इसका प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। ठीक है जी, आर से इसको लिखा जाता है और ये इसका सिंबल होता है, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये किसका है? विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का। अगला क्वेश्चन है, आंख के निम्नलिखित भाग में से कौन सा भाग है मुख्य फोकसिंग तत्व है? ये कह रहा है आंख के इसने 4 भाग दे दिए, प्यूपल दे दिया, पुतली, रेटिना, कॉर्निया या फिर आइरिस। ये कह रहा है इन चारों में से ऐसा कौन सा भाग है जिसके ऊपर मेन लाइट जो गिरती है, यानी कि हमारा एक लेंस है। देखो लेंस के अंदर क्या होता है, जैसे ही लाइट आती है ये लाइट को टकरा करके अंदर की तरफ इकट्ठा कर देता है, और जिस भाग पर ये इकट्ठा करता है उस भाग को हम बोलते हैं भाई रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो मुख्य फोकसिंग है, मुख्य फोकसिंग कौन सा भाग है या कि जिसके ऊपर लाइट पड़ती है सबसे पहले? वो पड़ती है भाई अपनी आंख का जो सामने वाला जो भाग होता है ना, ठीक है, ये जो गोल गोल जो आपकी आंख में दिख रहा होता है, इसके अंदर जाने के बाद जो यहां पर देखिए, मान लीजिए किस तरह होती है, देखिए ये इस तरह से आपकी आंख होती है मान लीजिए, और यहां पर आपका होता है लेंस। ठीक है, लेकिन ये यहां पर ना थोड़ी सी ऊपर उठा हुआ जो भाग होता है, ये वाला जो भाग है ना, ये वाला जो भाग, ये वाला जो भाग, इस भाग को बोलते हैं हम कॉर्निया। और जो लाइट आती है, जो प्रकाश आ रहा है, वो सीधा का सीधा इसी भाग पर आ रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कॉर्निया जो होता है। और मानव आंख के अंदर जो दान किया जाता है वो यही भाग किया जाता है भाई, यही वाला भाग जो कॉर्निया होता है। ठीक है, ध्यान रखना आपको। मानव आंख में जब नेत्र दान करते हैं तो कौन सा भाग दान किया जाता है मानव आंख का? तो कॉर्निया दान किया जाता है। ठीक है जी, और यही भाग क्या होता है? मुख्य फोकसिंग पॉइंट होता है। मेन जो फोकस पड़ता है वो इसी भाग पर पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है जी, पृथ्वी का वातावरण का गर्म होना खालिस्तान का एक उदाहरण है। ये कह रहा है जी हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो वायुमंडल है, वो लगातार गर्म हो रहा है। वायुमंडल जो है ये लगातार गर्म हो रहा है। इसका गर्म होने का
जब भी ये गर्म होता है तो क्या कारण है? संवहन कारण है, विकिरण कारण है, संवाहन लिखा है, ठीक है, वाष्पीकरण, ठीक है, यहां पर संवाहन नहीं लिख के चालन लिखना चाहिए था इसको, चालन। ये कह रहा है इनमें से कौन सा कारण है। देखिए ये जो सारे के सारे इसने जो एग्जाम्पल, ये जो उदाहरण दिए हैं, ये दिए हैं हीट के, किसके? हीट के ट्रांसफॉर्मेशन के, हीट एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, हीट के स्थानांतरण के, ऊष्मा के स्थानांतरण के एग्जाम्पल है, तरीके हैं स्थानांतरण के कि किस तरीके से ऊष्मा के अंदर, हीट के अंदर स्थानांतरण होता है। हीट जो है एक जगह से चल करके दूसरी जगह पहुंचती है, तो विकिरणों के माध्यम से भी चलती है, चालन के माध्यम से भी, संवहन के माध्यम से, वाष्पीकरण होता है, भाप बनना, ये कोई तरीका नहीं है। तो देखिए ये कह रहा है हमारा एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है, तो इसका कारण क्या है? देखिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है, धरती माता है, पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर है हमारा वायुमंडल जिसके अंदर बहुत अलग अलग प्रकार की क्या है? गैसें हैं। तो क्या होता है गर्म होने का कारण क्या है? देखो जैसे ही यहां से कोई पार्टिकल है, हवा का कोई पार्टिकल है, इसका टेम्परेचर बढ़ा, क्या बढ़ा? इसका टेम्परेचर बढ़ा, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही क्या चला गया? ऊपर चला गया, और ऊपर से जो ठंडा पार्टिकल था वो नीचे आया, वो यहां पर हुआ, यहां पर फिर गर्म हुआ, फिर ऊपर चला गया, फिर ठंडा पार्टिकल नीचे आया, फिर, तो इस तरह की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं भाई? संवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। यह संवहन आपके तरल में भी हो सकता है, जो तरल पदार्थ हो, या फिर अगर पदार्थ हमारा गैसीय अवस्था में है तो उसके अंदर भी हो सकता है, क्योंकि वायुमंडल हमारा किस अवस्था का है? गैसीय अवस्था में है। वायुमंडल के अंदर क्या है? सारी की सारी गैसों का मिश्रण है। लेकिन अगर पानी के अंदर हम हीट ट्रांसफर की बात करें तो पानी के अंदर भी हमारा क्या होता है? संवहन होता है। पानी के अंदर भी क्या होता है? संवहन होता है। इस तरीके से गर्म पार्टिकल ऊपर जाते हैं, ठंडे नीचे आते हैं, फिर गर्म ऊपर जाते हैं, फिर ठंडे नीचे आते हैं, फिर गर्म ऊपर, फिर ठंडे नीचे। तो पानी भी गर्म होता है, पानी के अंदर भी हीट का स्थानांतरण होता है, वो इसी प्रक्रिया के द्वारा होता है, संवहन के द्वारा होता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस क्या करते हैं? जो लेंस होते हैं अवतल लेंस, दो प्रकार के लेंस होते हैं सर। एक होता है हमारा उत्तल लेंस जो किनारों से पतला होता है और बीच से मोटा होता है। एक होता है हमारा अवतल लेंस जो किनारों से मोटा होता है और बीच से पतला होता है। ठीक है, ये बीच से पतला है, किनारों से मोटा है। ये होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, कन्वेक्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं भाई। ठीक है, ये होता है अवतल, ठीक है, कनकेव बोलते हैं। अब ये कह रहा है भाई बताओ अवतल लेंस क्या काम क्या होता है? ऑप्शन दिए है प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं, प्रकाश की किरणों को चमकदार बनाते हैं। कोई मतलब नहीं बनता सर, चमकदार कैसे बनाएंगे? प्रकाश की किरणों को दृश्यमान बनाते हैं, देख सकते हैं क्या अवतल लेंस की वजह से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रकाश की किरणों को एक साथ लाते हैं, ऐसा भी नहीं। देखिए क्या होता है, जो उत्तल लेंस है हमारा, उत्तल लेंस जो कन्वेक्स लेंस है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही लाइट आई, लाइट आके टकराने के बाद ये क्या कर देगा, लाइट को एक जगह पे इकट्ठा कर देगा। जैसे ही लाइट आई टकराने के बाद एक जगह पे इकट्ठा कर देगा। तो जो लाइट को इकट्ठा करता है वो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। ये क्या करेगा, जैसे ही कोई लाइट आई, जैसे ही इसके अंदर से गई, ये इसको फैला देगा, डिस्पर्स कर देगा। जैसे ही लाइट आई, ये यहां पर यही लाइट को क्या कर देगा, डिस्पर्स कर देगा, फैला देगा। ये लाइट को इकट्ठा करता है, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। लाइट को क्या कर रहा है, ये कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्जिंग लेंस। ये लाइट को क्या कर रहा है, डिस्पर्स कर रहा है, तो इसको हम डिस्पर्जिंग लेंस बोल देंगे। क्या बोल देंगे? डिस्पर्जिंग लेंस। तो ये क्या करेगा भाई, प्रकाश की किरणों को फैला देगा। जब प्रकाश की किरणों को फैलाने की बात आए तब आपको बताना है कौन सा लेंस करता है, अवतल लेंस करता है। जब प्रकाश की किरणों को एक जगह पर इकट्ठा करने की बात हो तब कौन सा लेंस करता है भाई, अपना उत्तल लेंस करता है। ठीक है, जहां भी आपको ये यूज करना हो, इसके यूज में भी ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। इन लेंसेज की यूज की जब बात आती है कि इनका उपयोग कहां करें, तो जहां भी हमें लाइट को एक जगह पे इकट्ठा करना है, फोकस करना है लाइट का एक जगह पे, तो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस। आप पहले यूज करते थे स्कूल के अंदर एक लेंस जो सूरज की तरफ ऐसे करके और ऐसे इस तरह पे एक जगह पे फोकस करते थे कागज के ऊपर, और वो कागज जलने लग जाता था। ठीक है, तो वो कौन सा लेंस होता था,
वो आपका उत्तल लेंस होता था। ठीक है जी। अब जो स्ट्रीट लाइट होती है, अपनी गली वाली जो लाइट होती है, इसमें लाइट के अंदर जो लेंस लगा होता है बाहर, वो कैसा होता है, तो वहां पर लाइट को क्या करना है, हमें फैलाना है ताकि पूरी गली में, पूरी स्ट्रीट के ऊपर, पूरी सड़क के ऊपर रोशनी हो जाए। तो वहां पर कौन सा लेंस है, वहां पर अवतल लेंस है। ठीक है भाई, समझ आया? आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन बिजली का सुचालक है? सुचालक का मतलब होता है कंडक्टर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंडक्टर। सुचालक का मतलब होता है निम्नलिखित में से 4 पदार्थ हमें दिए गए हैं, 4 चीज वस्तुएं हमें दी गई हैं। ये पूछा गया है कि बताओ इन चारों में से विद्युत का सुचालक, सुचालक का मतलब जिसके अंदर बड़े अच्छे तरीके से बिजली चल सके बिना किसी प्रतिरोध के या फिर कम प्रतिरोध के, कम रुकावट के। तो ऐसा कौन सा है भाई? प्लास्टिक के अंदर क्या बिजली चलती है हमारी? बिल्कुल नहीं चलती सर। लकड़ी के अंदर? लकड़ी के अंदर भी नहीं चलती। कांच के अंदर? कांच के अंदर भी नहीं चलती। तांबा? बिल्कुल सर, तांबे के अंदर चलती है। और तांबा विद्युत का अच्छा सुचालक है, बुरा नहीं कह सकते इसको हम। अच्छा, सबसे अच्छा तो नहीं है लेकिन विद्युत का अच्छा सुचालक है, गुड कंडक्टर है। ठीक है, सुचालक। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोध का मतलब है इसको, विद्युत धारा को बहने में जो रुकावट पैदा हो रही है, तो इसके अंदर प्रतिरोध कम होता है। सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? सबसे अच्छा है हमारा चांदी, सिल्वर। क्यों? और सिल्वर का प्रतिरोध सबसे कम होता है। उसके बाद बारी आती है सोना की। ठीक है, पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। यह कह रहा है ध्वनि खालिस्तान के माध्यम से होकर गुजर नहीं सकती। ठीक है, ध्वनि क्या होती है? ध्वनि, साउंड, इंग्लिश में बोलते हैं बच्चे इसको ध्वनि। साउंड हमेशा जब भी चलती है तो तरंगों की फॉर्म में चलती है। किसकी फॉर्म में चलती है? वेव्स की फॉर्म में चलती है, तरंगों के रूप में चलती है। और तरंगे जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव, और एक होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फर्क क्या होता है? मैकेनिकल तरंगे वो होती है, मैकेनिक यांत्रिक तरंगे, ऐसी तरंगे जिनको चलने के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता हो, कोई ना कोई मीडियम की जब जरूरत होती है तब बोलते हैं यांत्रिक तरंगे। और विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी तरंगे होती है सर जिनको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगर माध्यम नहीं है तो भी ये तरंगे चल सकती है। उदाहरण क्या है? प्रकाश की तरंगे। अब लाइट जब चलती है तो इसको किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। सूर्य से जो रोशनी आती है और हमारे वायुमंडल तक पहुंचती है, वहां पर कोई माध्यम नहीं होता, वैक्यूम होता है, खाली होता है। लेकिन ध्वनि ऐसे नहीं चल सकती, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए। अब ये कहता है कि ध्वनि जो है इसमें से किस में से नहीं गुजर सकती? क्या पानी में से गुजर सकती है? बिल्कुल सर, पानी माध्यम है। कांच में से गुजर सकती है, कांच भी माध्यम है। हवा में से गुजर सकती है, हवा भी माध्यम है, गुजर सकती है। शून्य स्थान, शून्य स्थान का मतलब है निर्वात, वैक्यूम, जहां पर कुछ भी नहीं होता उसको बोलते हैं शून्य स्थान, निर्वात या फिर वैक्यूम। तो वैक्यूम के अंदर कोई पार्टिकल ही नहीं है, कोई माध्यम ही नहीं है, और माध्यम के बिना यांत्रिक तरंगे नहीं चलती। तो यहां पर ध्वनि की चाल हो जाएगी भाई 0, 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आयाम, एम्पलीट्यूड एंड ध्वनि दोनों के महत्वपूर्ण गुण है। ठीक है, ये कह रहा है ध्वनि जो है उसके एक तो आयाम और एक और इनमें से 4 चीजें दी गई है। ये कौन सा जो है? ये ध्वनि का गुण है। तो ध्वनि क्या चलती है? अभी ध्वनि तरंगों के रूप में चलती है। ध्वनि जो है ये वेव के रूप में चलती है। ठीक है, तरंगों के रूप में चलती है। ये कह रहा है तरंगों के कौन कौन से गुण हैं? तो गर्मी से तरंगों को कोई लेना देना नहीं है, प्रेशर से तरंगों को कोई लेना देना नहीं है, और त्वरण एक्सेलरेशन से तरंगों को कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आवर्ती तरंगों का एक गुण होता है फ्रीक्वेंसी। क्या होता है समझेंगे। और आयाम भी तरंग का एक गुण होता है, समझते हैं। ये मान लीजिए कोई तरंग है, ये तरंग है, ठीक है, इस तरह से ये चल रही है। ठीक है, इस तरह से तरंग चल रही है। अब भाई ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य एक्स। ठीक है, अब ये एक मेन पॉइंट है, प्लेन सरफेस है। इसके ऊपर जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, फिर पार्टिकल नीचे आ रहे हैं। ठीक है, पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, पार्टिकल नीचे आ रहे हैं, पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, पार्टिकल नीचे आ रहे हैं। ठीक है,
तो ये जो अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं आयाम। क्या बोलते हैं? आयाम, किसी भी तरंग का आयाम। और कोई तरंग ये देखिए चल रही थी और यहां तक पहुंचते हुए इसने एक चक्कर पूरा कर लिया, ये चल रही थी यहां तक पहुंचते इसने 2 चक्कर पूरे कर लिए। तो कोई भी तरंग 1 सेकंड में, कोई तरंग 1 सेकंड में कितने चक्कर पूरे करती है, वही होती है उसकी आवृत्ति। कि 1 सेकंड में कितने चक्कर पूरे कर लिए। अगर इसने 1 सेकंड में 50 चक्कर पूरे कर लिए तो इसकी आवृत्ति हो जाएगी 50 हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक होता है, आवृत्ति को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है हर्ट्ज, और इसको HZ से लिखते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है जी, बारिश की बूंदें खालिस्तान के कारण गोल होती है। ये बात हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। किसके कारण होती है बारिश की बूंदें गोल? ये होती है जल के पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन के कारण। क्या होती है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में कम से कम स्थान घेरने की कोशिश करती है ये, और जब कम से कम स्थान घेरने की कोशिश हो तब हम कह देंगे जी सरफेस टेंशन, पृष्ठीय तनाव हो रहा है। अगला है, अगला कह रहा है सौर भट्टी में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार कौन सा है। सौर भट्टी का मतलब क्या है भाई? ठीक है, ये कोई सौर भट्टी है, इसके अंदर सूर्य से जो लाइट आ रही है, सूर्य से जो हीट आ रही है, इसको एक जगह पर हमें इकट्ठा करना है। क्या करना है? एक जगह पर इकट्ठा करना है सौर भट्टी के अंदर। अब क्या है, कौन सा दर्पण का यहां पर इस्तेमाल किया जाता है? कौन से दर्पण का? तो हम उसी दर्पण का इस्तेमाल करेंगे भाई जो लाइट को इकट्ठा करता हो, लाइट को कन्वर्जिंग करता हो, कन्वर्ज करता हो एक जगह पे। तो दर्पण होते हैं 2 प्रकार के। देखो, एक ये दर्पण है और एक ये दर्पण है। अभी ये दर्पण नहीं बने, दर्पण कब बनेंगे? जब इनके एक साइड पे पेंट किया जाएगा। किसका? सिल्वर नाइट्रेट का। ठीक है, प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सिल्वरिंग या फिर रजतीकरण। ये देखो सर, ये हुआ हमारा अवतल, उत्तल, ये हुआ हमारा अवतल, और ये है हमारा उत्तल। तो ये क्या करेगा? लाइट आई, लाइट को एक जगह पे इकट्ठा कर देगा, लाइट आई एक जगह पे इकट्ठा कर देगा। ये क्या करेगा? लाइट आई इसको फैला देगा, ये क्या कर, लाइट आई इसको फैला देगा। तो सौर भट्टी में हमें क्या चाहिए? सौर भट्टी में तो हमें प्रकाश को एक जगह पे इकट्ठा करना है। तो इकट्ठा करना है तो किसका यूज करेंगे हम? अवतल दर्पण का। तो यहां पर राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है जी, वह उपकरण जो ध्वनि को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करता है। जो हम बोल रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं वो क्या है? ध्वनि है, साउंड है। ठीक है, अब क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इस ध्वनि को बिजली के अंदर कन्वर्ट कर दे, इसको विद्युत के अंदर परिवर्तित कर दे, वो कौन सा होता है? ठीक है, इनमें से कौन सा है बताओ? स्पीकर है, माइक्रोफोन है, या आईसी है, या फिर ये स्टेरियोस्कोप है? देखिए क्या होता है, मैं बोल रहा हूं तो ध्वनि उत्पन्न हो रही है। क्या हो रही है? ध्वनि उत्पन्न हो रही है। अब जैसे ही ये जो माइक्रोफोन लगा है, ये क्या करेगा? इस ध्वनि को कैच करेगा, और ये जो एक वायर के माध्यम से इसको इलेक्ट्रिसिटी में, विद्युत में बदल देगा। ठीक है, किसमें बदल देगा? विद्युत में। और ये विद्युत में बदलने के बाद जाएगी किसके पास? स्पीकर के पास। स्पीकर क्या करेगा? इसको, इस विद्युत ऊर्जा को वापस ध्वनि ऊर्जा में बदल देगा। ऐसा ही होता है। तो स्पीकर क्या करता है? ये विद्युत ध्वनि को, किसको? विद्युत ध्वनि को, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में बदल देगा, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में बदल देगा, साउंड में बदल देगा। लेकिन माइक्रोफोन क्या करता है? माइक्रोफोन क्या काम कर रहा है? जो मैं बोल रहा हूं ये ध्वनि है, इसको किसमें बदल देगा? बिजली में बदल देगा, विद्युत में बदल देगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? माइक्रोफोन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डायनेमो क्या होता है? डायनेमो क्या होता है भाई? जो हमारा जनरेटर होता है, जिससे हम बिजली बनाते हैं, उसके आगे लगा हुआ एक, मान लीजिए आपका कोई जनरेटर है, ठीक, तो इसके यहां पर एक डायनेमो लगा होता है। या फिर जब हम पानी से बिजली बनाते हैं तो नीचे जो टरबाइन घूमता है उसके पीछे एक डायनेमो लगा होता है। डायनेमो क्या करता है? ये बिजली बनाने के काम आता है। अब देखो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं यहां पर कौन सा है? पहला है, यह एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत चुंबकत्व के इस्तेमाल से डायरेक्ट करंट उत्पन्न करता है। बिल्कुल करता है सर, तो पहला ही ऑप्शन हमारा राइट। अगला क्या? यह आवर्तित विद्युत चुंबकीय की मदद से
ऐसी शक्ति उत्पन्न करता है। संयोजित सेलों का एक समूह है। यह यांत्रिक उपकरण जो चुसाव, दबाव आदि ऐसा कोई लेना देना नहीं है सर। ये क्या करता है? ये विद्युत चुंबकत्व से करंट उत्पन्न करता है। क्या करता है? करंट उत्पन्न करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, ये कह रहा है जी 5 प्रतिरोध दिए गए हैं, 5 रेजिस्टेंस दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? चलिए भाई समझते हैं इनको। 5 प्रतिरोध दिए गए हैं, रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं? 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम और 6 ओम। इनको 6 वोल्ट की बैटरी के साथ सीरीज में जोड़ा गया है और 5 ओम प्रतिरोध से विद्युत धारा है। ठीक है, ये कह रहा है भाई कि ये जो हमारे प्रतिरोध है कितने हैं? एक 2 ओम है, R1 की वैल्यू हम मान लेते हैं जी, कितना है? 2 ओम। R2 की हम मान लेते हैं जी 3 ओम। ठीक है, उसके बाद है 4 ओम, R3 है हमारा 4 ओम। उसके बाद है 5 ओम, R4 है हमारा 5 ओम। ठीक है, और उसके बाद R5 है हमारा 6 ओम। ठीक है, ये कह रहा है जी इनको सीरीज में जोड़ा गया है। सीरीज में जोड़ने का मतलब जब भी हम ये कोई मान लीजिए इस तरह से है भाई। ठीक है, ये एक बैटरी है। ठीक है, जो दे रही है कितनी वोल्ट? 6 वोल्ट दे रही है। ठीक है, और यहां पर हमने जोड़ दिए प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। ठीक है जी, ये पहला R1 जोड़ा। ठीक है, उसके बाद R2 जोड़ा, उसके बाद R3 जोड़ा, उसके बाद R4 जोड़ा, उसके बाद R5 जोड़ा। इनको सीरीज में जोड़ दिया। सीरीज में मतलब श्रृंखला में। और ये लो सर, ठीक है, सीरीज में जोड़ दिया। ये पहला है 2 ओम, अगला है 3, अगला है 4, अगला है 5 और अगला है 6। ये कह रहा है इसमें से विद्युत धारा कितनी प्रवाह करेगी, इसमें से कितना इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह करेगा, कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है भैया, V बराबर IR। क्या होता है? V बराबर IR। V का मतलब है वोल्टेज विभवांतर, दो हमें दिया गया है 6 वोल्ट, तो V की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 6 बराबर I। हमें I का मतलब होता है सर करंट, विद्युत धारा। ठीक है, यहां पर ये गलत दिया गया है। ठीक है, ये है विद्युत धारा, करंट। अब क्या है? R। R का मतलब है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध हमारा कितना है इसके अंदर, करंट के अंदर? देखो कितना प्रतिरोध है, सीरीज में जोड़ा गया है। तो सीरीज में अगर प्रतिरोध को जोड़ना हो तो कुल प्रतिरोध होता है R1 R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। पांचों को जोड़ दिया। अब कितने हैं देखो, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 9 और 5 14, 14 और 6 20। यानी कि कुल प्रतिरोध कितना है? 20 ओम है। कितना है? 20 ओम है। तो R की जगह हमने रख दिया 20 ओम। ठीक, अब I की वैल्यू निकालनी है तो 20 इधर चला जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा बच्चे 6/20 एम्पियर। क्या हो जाएगा? एम्पियर। अब इसको आप भाग दे देना भाई, कितने पे जाएगा ये शायद 0.3 एम्पियर हो जाएगा, है ना। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा बच्चे आंसर। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है, कौन सा? V बराबर IR। और एक आपको बात और भी ध्यान रखनी है, V बराबर IR, कि अगर हम प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ते हैं तो इनको सीधा हम ऐड कर देंगे। अगर इनको सीरीज में ना जोड़ता, श्रृंखला में ना जोड़ता, समानांतर कह देता, ये पैरेलल कह देता, तो क्या करते? जब पैरेलल अगर इनको जोड़ता, पैरेलल का मतलब एक यहां जोड़ दिया, एक यहां जोड़ देता। ठीक है, ऐसे एक यहां जोड़ देता, समांतर जोड़ देता, तब क्या होता? तब होता 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। इस तरह से चलता रहता। ठीक है जी, ये है समांतर का फार्मूला और ये है अपना सीरीज का, अगर श्रृंखला में जोड़ा हो, पैरेलल जोड़ा हो और सीरीज में जोड़ा हो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, एक समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं? समतल दर्पण होता है जी प्लेन मिरर, जो आपके घरों में लगा होता है। अब प्लेन मिरर के अंदर क्या होता है जी, एक साइड देखो पेंट किया है, किसका? इतनी बार रिपीट कर चुके हैं, सिल्वर नाइट्रेट। किसका? सिल्वर नाइट्रेट का। अब क्या होता है, ये इसके अंदर जैसे ही आप यहां पर खड़े हैं, ठीक है, मान लीजिए ये है आप यहां पर खड़े हैं, तो आपकी इमेज कहां बनेगी?
आपकी प्रतिबिंब कहां बनेगा जी? समतल दर्पण में पीछे बनेगा। कैसे बनेगा? पीछे बनेगा। अब यहां से जो लाइट जा रही थी ये यहां पर टकराई, ठीक है जी, यहां पर टकरा करके वापस आएगी, इधर जाएगी या फिर इधर जाएगी। क्या ये लाइट दूसरी तरफ गई? बिल्कुल नहीं गई सर, लेकिन इमेज दूसरी तरफ बन रही है। प्रतिबिंब तो यहां बन रहा है ना, इमेज तो यहां बन रही है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा किस वजह से हुआ? तो यहां पर हमें जो प्रतिबिंब बना वो वास्तविक नहीं बन रहा, वो आभासी बन रहा है। अगर ये प्रतिबिंब वास्तविक होता तो लाइट यहां पर टकराती, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब तभी बनेगा जब लाइट वास्तव में टकराए। जब लाइट वास्तव में टकराए तो कैसा प्रतिबिंब बनता है सर? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, रियल इमेज बनती है। क्या बनती है? रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन जब लाइट वास्तव में ना टकराए तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अब क्या लाइट यहां पर जा ही नहीं रही, लेकिन इमेज तो, जैसे ही आप शीशे के सामने खड़े होते हो घर पे, ये आपका दर्पण है, तो आप यहां पर खड़े हो रहे हो, ठीक है, अपने बाल सेट कर रहे हो, तो कहां दिखाई दे रहे हो आप? पीछे। क्या पीछे कोई लाइट गई है? बिल्कुल नहीं गई। तो वो कैसा प्रतिबिंब होगा? जहां पर कोई लाइट रियल में न टकराए, वैसे ही इमेजिनरी कोई चीज बन रही है, तो वो होगा हमारा आभासी प्रतिबिंब। कैसा होगा? आभासी प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण के अंदर, प्लेन मिरर के अंदर हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है भाई? आभासी बनता है। और कितना बनता है? कितना दूरी पर बनता है? पहले तो ये पता होना चाहिए कितनी दूरी पर बनता है। तो जितनी दूरी पर वस्तु है, अगर ये वैल्यू d1 है तो ये वैल्यू भी d1 होगी। साइज कितना बनता है? तो जितनी बड़ी वस्तु है, वस्तु के आकार का बनता है। सीधा बनता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे होते हैं, तो आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब ये सीधा भी बन रहा है। ठीक है जी, सीधा बन रहा है, लेकिन ये पार्श्व क्रम में उल्टा होता है। लेफ्ट साइड राइट दिखाई देती है, राइट वाली लेफ्ट दिखाई देती है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमारे प्रीवियस पेपर्स में आए हैं। आई थिंक कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में अपना जो भी डाउट है, जो भी आपकी क्यूरी है, जो भी आपका सजेशन है, वो आप दे सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।